नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे सपने और हकीकत के बारे में, भारत के एक सपने के बारे में। और कुछ लोग इस वीडियो को सुनते सुनते ये कह सकते हैं कि भाई आप एक आदमी से नफ़रत करते करते, एक नेता से नफ़रत करते करते देश से नफ़रत करने लगे हो। लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कहीं किसी के लिए भी कोई नफ़रत दिखती हो। ये एक हकीकत है जो हम सामने लाने वाले हैं। अभी तक इसको नज़रअंदाज किया गया। हकीकत है रुपए के विश्व मुद्रा बन जाने की हकीकत। एक ऐसी हकीकत जिसको हमारे सामने इस तरह रखा गया कि रुपया ही रुपया है अब तो, और भविष्य में कुछ नहीं होने वाला है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हकीकत है या ये था एक फसाना। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। परसों शरद पवार हमको समझा रहे थे कि उद्योगपति अडानी अंबानी अगर तरक्की करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश में विकास होता है, वगैरह वगैरह। आज मैं आपको उद्योगपति के चक्कर में देश का क्या नुकसान हुआ है वो बताने वाला हूँ। ये मेरा असेसमेंट है, मेरा एनालिसिस है, और इसे आप मेरे विचार मान सकते हैं, मेरी ओपिनियन मान सकते हैं। जो कुछ तथ्यों पर आधारित है, कुछ तर्कों पर आधारित है, वो आपके सामने रखने वाला हूँ। एक मसला आया था डॉलर और रुपए के बीच व्यापार का। मसला आया यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद। उसके बाद रूस के बैंकों पर अंधाधुंध पाबंदियां लग गईं। अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, रिकॉर्ड सैंक्शन, इतिहास में इतने कभी नहीं लगे। उसके बावजूद रूस सर्वाइव करता रहा और भारत ने कहा कि भाई हम आपकी इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और हम इसको अब स्वीकार करेंगे, हम तो रूस से तेल खरीदेंगे। हुआ ये कि कुछ लोगों का मानना है कि जानबूझकर अमेरिका ने ये छेद छोड़ दिया था ताकि यूरोप में एनर्जी संकट ना हो, क्योंकि यूरोप काफ़ी हद तक रूस से आने वाले तेल पर निर्भर करता है। तो हुआ ये कि भारत के रिलायंस ग्रुप ने बड़ी तादाद में कच्चा तेल वहाँ से मंगाया और उसको प्रोसेस करके बेचा। और बाद में ये खबरें भी आई कि भाई प्रोसेस तेल ही मंगाया जाने लग गया और उसको बेचा जाने लग गया। तो यूरोप के देश रूस से नहीं खरीद सकते थे, लेकिन भारत से तेल खरीद सकते थे। तो भारत लगातार तेल आयात कर रहा था और पूरी दुनिया के लिए आयात कर रहा था। मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि भाई साहब, हम लोग इतना तेल जो आयात कर रहे हैं ना, इसका हमारी विदेशी मुद्रा पे तगड़ा लोड पड़ने वाला है। तो कुछ लोगों ने कहा कि निर्यात भी तो कर रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जब ये सब होने लगा तो एक चीज़ कही जाने लगी कि रुपया जो है वो बनने वाला है अब बड़ी मुद्रा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश अब रुपए को करेंगे स्वीकार। ये कहा गया कि अब रुपए ने डॉलर नहीं बल्कि रुपए में होगा आयात निर्यात। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने विदेशी क्षेत्र में मजबूती की। डॉलर की जगह भारतीय रुपए में व्यापार करना चाहते हैं कई देश, इस तरह की हेडलाइंस मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो आपको एक सीन समझ में आएगा कि भारत का रुपया अब दुनिया में चलने वाला, ऐसा कहा गया। अब आप कहेंगे कि एक तरफ अंबानी की कहानी बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं रुपए की कहानी। कुछ समझ में नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में तालमेल क्या है। तो इन दोनों के बीच में तालमेल ये है कि इतना 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 तेल मैं अंबानी साहब को बीच में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अंबानी साहब ने ही सबसे ज़्यादा तेल मंगाया, और इसलिए भी बीच में डाल रहा हूं कि ये जो इंपोर्ट हुआ है ना भारत का, भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात किया, ये इंपोर्ट पूरे भारत का नाम लग रहा है, लेकिन ये 125-150 करोड़ जो लोग हैं हम, उनमें से एक आदमी के ही कारोबार में श्रीवृद्धि हुई और भारत के अंदर इतना सस्ता रूसी तेल मिल रहा था, उसका लाभ हम लोगों को कभी नहीं मिला। भैया हमारा पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जो कुछ हुआ उनके लिए हुआ। तो हुआ ये कि जो अंधाधुंध आपने वहाँ से रूस से इंपोर्ट किया, तो एक रूस ऐसा देश बना था जिसने ये कहा था कि भैया हम आपसे रुपया ले लिया करेंगे और रूबल आपको दे दिया करेंगे जब आपको चाहिए, मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं इन दोनों मुद्राओं में। तो वॉस्त्रो अकाउंट खोले। अब वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है? वॉस्त्रो अकाउंट ऐसा होता है कि रूसी बैंक का इंडिया के बैंक में अकाउंट और इंडिया के बैंक का रूसी बैंक में अकाउंट। उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा
कि जो कुछ भी हमको करना होगा ना, हम वहाँ का कहीं कुछ करने के बजाय जो यहाँ जो बैंक का अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, उसी से निकाल लेंगे, काम आसान हो जाएगा। क्योंकि ये स्विफ्ट सिस्टम वगैरह का भी बहुत सारा रूस के साथ चक्कर किया था इन्होंने, अमेरिका ने। तो क्या हुआ कि जो आपने अंधाधुंध तेल लिया उनसे रुपए दे दे के, तो रूस को लगा कि यार ये तो साला बहुत बड़ा सरदर्द हो गया। सरदर्द ये हो गया कि भारत हमको तो कुछ बेचता नहीं है और हमसे खरीदता रहता है, तो हो ये रहा है कि हमारे पास तो रुपयों का अंबार लग जाएगा, हमारे पास तो नोट ही नोट आते जाएंगे, नोट ही नोट आते जाएंगे, 1 रुपए के नोट, और रूबल हमारा जाएगा नहीं, क्योंकि भारत हमको कुछ बेचता नहीं, भारत बहुत कम बेचता है। और ये अब आप डिसबैलेंस समझिए कि अंबानी साहब जो हैं, जब उन्होंने अंधाधुंध कच्चा तेल इंपोर्ट किया तो रूस और भारत के बीच में ट्रेड बहुत बढ़ गया। ये आप एक आंकड़ा देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 2020 में क्या स्थिति थी, 21 में क्या स्थिति थी और 22 में क्या स्थिति थी। काला वाला वो है जो हम बेचते हैं, जो धूसर रंग का या ग्रे कलर का वो है जो हम रूस से मंगाते हैं, और पीला वो है जो दोनों का अंतर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना ज़्यादा माल रूस से खरीद रहा है और कितू सा उसको बेच रहा है। तो भाई अगर हम इतना सारा रुपए में खरीद लेंगे और हमसे जब वो कुछ खरीद ही नहीं रहा है, तो एक बात बताइए, जो उसने अपना बहुत सारा माल बेचा उसके पास बहुत सारे रुपए आ गए। अब खरीद रहे हैं हम थोड़ा सा, तो हमको कितने रुपए लौटाएगा? अगर आप इसी चार्ट को देखें तो उसको 1 साल में जितने रुपए हमसे ले लेगा नोट, उसको वापस हमको करने में मतलब उसको 20 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसने कहा भैया हम तो रुपया नहीं लेते। तो जो हम विश्वगुरु हैं, हमारे रुपए की जो धमक थी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में रुपया चलने वाला था, उस सपने का क्या हुआ? उस सपने का ये हुआ, जो अकेला रूस हमारा रुपया लेने को तैयार हुआ था, अब उसने भी इनकार कर दिया है, नाट गया है हरियाणा की भाषा में। जी हाँ, ब्लूमबर्ग ने यही खबर दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हालत ये है कि वो कह रहा है भाई साहब हम इंडियन रुपये में भुगतान नहीं करेंगे, जो इंडिया हमसे तेल खरीद रहा है उसके लिए भी। अब बात आती है कि भाई भुगतान कैसे लोगे? कैसे लोगे भाई? अगर आप भारतीय रुपए में लोगे नहीं, डॉलर का आपके पास प्रतिबंध लगा हुआ है, बहुत सारे आपके बैंक प्रतिबंधित हैं वगैरह वगैरह, स्विफ्ट सिस्टम वगैरह वगैरह पार कर दिया, सारी चीज़ें हैं। वो कह रहा है हमको दिरहम में दे दो। यानी सीधे सीधे जो आपका दोस्त रूस है उसको भारत का रुपया अब स्वीकार्य नहीं है, दिरहम स्वीकार्य है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है एक कंपनी के खूब मुनाफे कमाना, और मुनाफा कमाने के लिए उसने अपना ट्रेड बैलेंस भारत का इतना बिगाड़ दिया कि अब वो रुपया किसी काम नहीं आ रहा है उसके। आप इसको दूसरी तरीके से समझिए कि अगर हमने यूरोप को पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदा, तो वो कच्चा तेल रुपए में वो देने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं देंगे। तो हार के क्या हुआ? भारतीय कंपनियों ने दिरहम में तेल खरीदना शुरू किया। अब यहां पे आती है प्राइस कैप की कहानी। आप कहोगे डॉलर में या दूसरी चीजों में क्यों नहीं मांग रहा है? उसकी वजह है G7 कंट्रीज हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देश, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएसए है। इन 7 देशों ने एक प्राइस कैप लगाया कि $60 बैरल से ऊपर में हम रूस का कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, और इनका कहना यह था कि हम एक प्राइस कैप लगा देंगे, इससे ऊंचा उसका तेल ना बिके तो उसको जो युद्ध के लिए पैसे मिल रहे हैं वो कम मिलेंगे। तो इस प्राइस कैप को लगाने के लिए उन्होंने जो कंपनियां, भाई वो रूस को तो नहीं कह सकते थे, जो खरीदने वाले हैं उनको, उन्होंने अपने मेंबर्स को कहा कि हमारे देश की कोई भी कंपनी $60 बैरल से ऊपर अगर रूस का तेल बिकता है उसमें कोई ट्रेड नहीं करेगी। ट्रेड नहीं करने का मतलब सिर्फ तेल ही खरीदना बेचना नहीं है, वो उसका इंश्योरेंस भी नहीं करेगी जो जहाज में जब तेल जाता है, और जहाज की सुविधा भी नहीं देगी। तो अब जो रास्ता बचा था वो यही बचा था कि आप दिरहम के जरिए भुगतान करो। यानी भारत में जो कच्चा तेल रिलायंस बाबू मंगा रहे हैं वो कच्चा तेल दिरहम में भुगतान करके आ रहा है,
और दिरहम खरीदे जा रहे हैं डॉलर देके। रुपया कहीं नहीं है जो हम रुपए को लेकर इतना ज़्यादा था। एक और चीज़ आती है इस बीच में कि भारत के बैंकों का रवैया देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं अडानी साहब। पूरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा कह रहा था नहीं, हम तो अडानी साहब को लोन देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगों ने खोजबीन की तो पता चला कुछ दिन पहले ही उसको एक्सटेंशन दिया था सरकार ने, इसलिए वो आगे बढ़ बढ़ कर अडानी साहब को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा पिक्चर में ऐसे आता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक दिन आदेश निकाल दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना एक कानून बना दिया और उसने ये कानून बना दिया कि हम जो है वो पेमेंट ही क्लियर नहीं करेंगे। अगर जो G7 कंट्री उसका कैप लगा हुआ है, जो $60 पर बैरल का दाम तय कर दिया है G7 कंट्रीज ने, जिसको भारत सरकार ने कहा हम नहीं मानते, जो भारत पे लागू नहीं होता, उस भारत का बैंक कह रहा है हम तो प्राइस कैप मानेंगे साहब। अगर दिरहम में कोई भी भुगतान होता है प्राइस कैप से ऊपर का, $60 प्रति बैरल से ऊपर का, तो हम पेमेंट ही क्लियर नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप बताइए, हम प्रतिबंध नहीं मान रहे, हमारे देश का एक बैंक कह रहा है कि हम तो मान रहे हैं, प्राइस कैप मानेंगे। उधर SBI कह रहा है कि प्राइस कैप पे दिरहम में पेमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये कुछ समय पहले का बयान है। तो जो भी है, कुल मिला के स्थिति ये है कि हम अगर समझें, सरल तरीके से दोबारा से संक्षेप में समझने की कोशिश करें, तो भारत के रुपये की जिस तरह से पूरी दुनिया में एक महानता स्थापित होने जा रही थी, दुनिया के कई देश रुपया स्वीकार करेंगे। ब्लूमबर्ग की स्टोरी के सबसे आखिर में एक कोट है कि अभी तक $1 भी दुनिया में किसी ने स्वीकार नहीं किया है भारत का रुपया। जिस रूस से हम बात कर रहे थे, वो रूस भी रुपया लेने को तैयार नहीं है। वो किसी तीसरे देश की मुद्रा में अपने कच्चे तेल का पेमेंट ले रहा है, भारत के रुपए में नहीं ले रहा है। और ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि भारत की एक कंपनी इतना कच्चा तेल मंगा रही थी, इतना कच्चा तेल मंगा रही थी कि रूस ने कहा भैया इतने रुपए भारत के नोट मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इनका करूंगा क्या, और कहीं तो चलेंगे नहीं, और भारत से मुझे सामान कुछ खरीदना नहीं है, भारत ऐसा सामान बनाते ही नहीं जो मुझे बेच सके, तो मैं अचार डालूंगा, इसलिए ना भैया मुझे दिरहम दे दो। इससे ये पता लगता है कि हमारी जो करेंसी है उस पर बहुत ज़्यादा असर जो हमारा ट्रेड बैलेंस होता है किसी देश का, उससे पड़ता है। और वो असर दिखाई दे रहा है। आप अगर देखें कि किस तरह से क्रूड का इंपोर्ट लगातार बढ़ता गया और कैसे रशियन क्रूड भारत द्वारा इंपोर्ट होने वाले तेल में एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, तो इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं। काला रंग का जो हिस्सा है वो रशियन क्रूड है, और जो इराक से आने वाला गुलाबी तेल था वो कम होता जा रहा है, और उसकी काफ़ी जगह वो कम होता जा रहा है, कुछ सऊदी अरबिया का कम होता जा रहा है, उसकी जगह रशियन ऑयल लेने लगा है। निचोड़ ये कि अब आपका जो रुपया है उसको अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत पूरी दुनिया में उसकी स्वीकार्यता आने वाली, तो फिलहाल उसके चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और ये कहानी बहुत घुमा फिरा के, बहुत रिसर्च के बाद पता चलती है, अदरवाइज़ आपको सीधे सीधे ये कहानी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप इस मेहनत को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाएं, उनको भी कहें सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।